नमस्ते यूपी। नमस्ते यूपी सीरीज में आज हम सीरीज 2 में जिला अलीगढ़ की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जिला अलीगढ़ के इतिहास, उसकी भौगोलिक स्थिति, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के डेमोग्राफी, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, वहाँ के ऐतिहासिक स्थान और वहाँ के प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त जैसे हम हर वीडियो में उस जिले के प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्नों और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को शामिल करते हैं, उसी तरीके से इस जिला अलीगढ़ के वीडियो में भी उन सारे प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं जिला अलीगढ़ के बारे में। देखिए, जिला अलीगढ़ का जो डिवीजन है उस डिवीजन का नाम है अलीगढ़। यहाँ पे नगर निगम के रूप में एक नगर निगम है जिसे हम अलीगढ़ नगर निगम के नाम से जानते हैं। यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। इसके अलावा यहाँ का जो एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उर्दू। यहाँ के रीजनल लैंग्वेज जो यूज किए जाते हैं वो ब्रज भाषा है। और जैसे हर जिले में ओडीओपी के रूप में एक जो योजनाएं चल रही हैं, वहाँ पे अलीगढ़ में ओडीओपी में ताले और हार्डवेयर को शामिल किया गया है। ओडीओपी से ही मिलता जुलता एक ओडीओएस, जो कि एक जिला एक खेल के रूप में योजना शामिल की गई है, उसमें ओडीओएस में अलीगढ़ में जिला बैंड जिस तरीके से ओडीओपी की तरह एक नई योजना चलाई गई है जिसमें ओडीओएस कहते हैं। नहीं, जिस तरीके से हर जिले में ओडीओपी योजना चल रही है, उसी तरीके से हर जिले में एक ओडीओएस योजना चल रही है, एक जिला एक खेल के रूप में। अलीगढ़ में ओडीओएस में बैडमिंटन को शामिल किया गया है। अब हम आते हैं अलीगढ़ के बारे में कि अलीगढ़ का नाम कैसे पड़ा, अलीगढ़ का पुराना नाम क्या था। तो हम जानते हैं 18वीं शताब्दी से पहले अलीगढ़ को कोल या कोइल के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा इस बात को, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 18वीं शताब्दी से पहले अलीगढ़ को कोल या कोइल के नाम से जाना जाता था। कोल नाम जो है वो प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न जगह इसका यूज किया जाता है, मतलब इसके विभिन्न तरीके के अर्थ प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कुछ जगहों पे कोल एक जनजाति या जाति के रूप में जाना जाता है। कुछ ग्रंथों में इसे कोल को एक विशेष स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है, पर्वत के रूप में परिभाषित किया गया है, और यहाँ तक कोल को एक ऋषि या राक्षस के रूप में भी संदर्भित करता है। ठीक है, 18वीं शताब्दी से पहले अलीगढ़ को कोल या कोइल कहा जाता था। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में कोल या कोइल के विभिन्न अर्थ संदर्भित किए जाते हैं। जैसे कहीं कहीं पे कोल को एक जनजाति या जाति के रूप में माना जाता है, कहीं पे विशेष स्थान के रूप में प्रयोग किया गया है, पर्वत के रूप में प्रयोग किया गया है। और इतना ही नहीं, कोल या कोइल को एक ऋषि या राक्षस के रूप में भी संदर्भित किया गया है। आपको बताते चलें कि कुछ ऐतिहासिक अध्ययनों से यह पता चला है कि काफी बड़े पैमाने पे अलीगढ़ जो जिला है वहां पे जंगल, झाड़ियां, पेड़ों से ढका हुआ था, जो कि इसके समृद्ध प्राकृतिक आवास का संकेत देता है। अलीगढ़ के बारे में कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो चर्चा में रहती हैं। वो ये है कि अलीगढ़ के बारे में एक इतिहासकार हैं एडविन टी एटकिंसन, नाम याद रखिएगा, एडविन टी एटकिंसन। इनके अनुसार बलराम ने अहीरों की मदद से इस क्षेत्र मतलब जिसे कोल या कोइल कहा जाता था, जो वर्तमान में अलीगढ़ है, इस क्षेत्र में राक्षस कोल को हराने के बाद इस शहर का नाम कोल रखा गया। इतिहासकार एडविन टी एटकिंसन के अनुसार बलराम ने अहीरों की मदद से इस क्षेत्र में राक्षस कोल को हराने के बाद इस क्षेत्र का नाम कोल रखा गया। वहीं डोर जनजाति को लेकर के कुछ किंवदंतियां हैं, उसके बारे में भी इतिहासकार एटकिंसन ने अपनी बात कही है। उनके अनुसार उनका कहना है कि शहर की स्थापना 372 ईस्वी के आसपास राजपूतों की डोर
डोर जो है वो एक राजपूत जनजाति थी। उन्हीं के बारे में एटकिसन चर्चा करते हैं कि 372 ईस्वी के आसपास राजपूतों की डोर जनजाति द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी और इसके लिए उन्होंने कुछ प्रमाण भी देते हैं। उस प्रमाण के रूप में ये बताते हैं कि शहर के केंद्र में कुछ खंडहर हो चुके जो किले हैं वो अस्तित्व मतलब इनके अस्तित्व से संबंधित हैं। मुस्लिम आक्रमण से पहले, जब अलीगढ़ पे मुस्लिम आक्रमण आए, उससे पहले कोल क्षेत्र पर डोर राजपूतों का शासन हुआ करता था, जिनके बारे में अभी एटकिंसन ने बोला, अभी हम लोगों ने पिछले पीपीटी में देखा। उनके अनुसार मुस्लिम आक्रमण से पहले कोल क्षेत्र पर मतलब अलीगढ़ पर डोर राजपूतों का शासन था। गजनी के महमूद के समय डोर जो है वो राजपूतों के प्रमुख हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, डोर जो है राजपूतों के प्रमुख हुआ करते थे। अब कुछ हम धार्मिक महत्व की चर्चा करेंगे अलीगढ़ के, जैसे बौद्ध प्रभाव, हिंदू धर्म की उपस्थिति की जानकारी भी अलीगढ़ से मिलती रहती है। जैसे यहां से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अलीगढ़ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। कुछ साक्ष्य मिले हैं कोल से, जिसे कोइल भी कहा जाता है, और वर्तमान में जो अलीगढ़ जिला है। इन साक्ष्यों के आधार पर पता चला है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभाव था। और साक्ष्यों में क्या मिली हैं? कुछ मूर्तियां मिली हैं और कुछ बौद्ध कलाकृतियां मिली हैं। इनके आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि अलीगढ़ में कोल में बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा होगा। दूसरी चर्चा, हिंदू धर्म की भी उपस्थिति मानी जाती है। इनका यह कहना है कि हिंदू अवशेषों की भी खोज की गई है यहाँ पे कोल में, जो यह दर्शाता है कि कोल के गढ़ में संभवतः इतिहास के विभिन्न बिंदुओं पर बौद्ध और हिंदू दोनों मंदिर थे। मतलब अलीगढ़ के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे धार्मिक महत्व के रूप में बौद्ध और हिंदू धर्म के अस्तित्व का पता चलता है। बौद्ध धर्म की कुछ खुदाई में मूर्तियां मिली हैं, कुछ कलाकृतियां मिली हैं। इससे यह निर्णय लिया जाता है, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अलीगढ़ में या कोल में बौद्ध धर्म का प्रभाव था। इसी के साथ ही साथ कुछ अवशेष मिले हैं हिंदू धर्म से संबंधित, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म की भी उपस्थिति को स्वीकारा जा सकता है। अब हम आते हैं सल्तनत काल में कोल की स्थिति की जानकारी करते हैं। अलीगढ़ या कोल, मैं बार बार कह रहा हूं अलीगढ़ या कोल, अलीगढ़ के पहले 18वीं शताब्दी के पहले अलीगढ़ का पुराना जो नाम था वो कोल या कोइल था, जिसकी चर्चा हम लोगों ने सबसे शुरुआत में की है। अलीगढ़ को 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक के कब्जे के बाद प्रमुखता मिली। इसका मतलब क्या होता है? 1194 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलीगढ़ पर कब्जा किया तो वहां से अलीगढ़ फेमस होना शुरू हुआ। वहां से लोगों ने अलीगढ़ के बारे में जानना शुरू किया, कोल के बारे में जानना शुरू किया। बादशाह अकबर और जहांगीर के दौर में अलीगढ़ के सांस्कृतिक और रणनीतिक महत्व की ओर बढ़ाया गया। देखिए 2 पॉइंट है इस पेज पे, 2 पॉइंट है। पहला यह है कि 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलीगढ़ पर कब्जा किया और इस कब्जे के बाद ही अलीगढ़ को एक प्रमुखता मिली, एक प्रसिद्धि मिलना शुरू हुआ। इसके अलावा बादशाह अकबर और जहांगीर के दौर में अलीगढ़ के सांस्कृतिक और रणनीतिक महत्व को भी बढ़ाया गया। अब कुछ नामों की भी हम चर्चा करते हैं अलीगढ़ में। अलीगढ़ का कई बार नाम बदला गया है। ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ का नाम कई बार बदला गया है। वर्तमान जो नाम है 18वीं शताब्दी के मध्य में अपनाया गया, जो इसकी विकसित होती पहचान और राजनीतिक कद को दर्शाता है। हमने आपको बताया था शुरुआत में कि 18वीं शताब्दी के पहले अलीगढ़ का नाम कोल या कोइल रखा गया था। 18वीं शताब्दी के मध्य में
जो वर्तमान नाम अलीगढ़ है, इस नाम को अपनाया गया, जिसे यह माना जाता है कि ये विकसित होती पहचान और राजनीतिक कद की प्रमुखता को प्रदर्शित करता है। दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश कॉल में 1875 में सर सैयद अहमद खान, नाम याद रखते चलिएगा जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 1875 सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। सर सैयद अहमद खान का नाम अलीगढ़ से जोड़ा जाता है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत काम किया, सही मायने में पूछा जाए तो वहां पे शिक्षा को एक प्रमुखता दिलाई, और इसी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। देखिए यहां पे दिया भी गया है, जो शिक्षा और सामाजिक सुधार पर जोर देने वाले अलीगढ़ आंदोलन की आधारशिला बन गया। ब्रिटिश काल में 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जहां से अलीगढ़ आंदोलन की आधारशिला रखी गई। यह कॉलेज जो था वो शिक्षा और सामाजिक सुधार पर जोर देने वाला था। तीसरा पॉइंट, 1803 में अलीगढ़ की लड़ाई एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई थी, जो औपनिवेशिक युग के दौरान शहर के रणनीतिक सैन्य महत्व को दर्शाता था। इसमें कुछ याद करने वाली चीजें नहीं है। इस पॉइंट में, लास्ट पॉइंट में आपको दो बातें ध्यान देनी है केवल। 18वीं शताब्दी के पहले अलीगढ़ का नाम कोल या कोइल था। 18वीं शताब्दी के मध्य में अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ रखा गया था, जो इसकी विकसित होती पहचान और राजनीतिक कद को दर्शाता है। शिक्षा पर महत्वपूर्ण काम अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने किया था, जिसकी प्रामाणिकता यह है कि 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जहां से यह माना जाता है कि इसी कॉलेज की स्थापना से अलीगढ़ आंदोलन की आधारशिला रखी गई थी। अलीगढ़ ने भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका विश्वविद्यालय इस्लामी अध्ययन और आधुनिक शिक्षा का केंद्र रहा। अभी हमने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बात की, उसी बात की चर्चा यहां की जा रही है। अब हम आते हैं कि अलीगढ़ का जो भौगोलिक स्थिति है उस पर हम चर्चा करते हैं, जो प्रीलिम्स से रिलेटेड है। यहां का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 27.88 डिग्री नॉर्थ और 78.08 डिग्री ईस्ट है। अलीगढ़ की जो ऊंचाई है, जो हाइट्स है, वो समुद्र तल से लगभग 178 मीटर है। देखिए जब हम हाइट की बात करते हैं ना, वो समुद्र तल से हमेशा लिया जाता है हर जगह की हाइट का, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है समुद्र तल से लगभग 178 मीटर। जो नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए बस ये मैं बात बता दे रहा हूँ, बाकी लोगों को तो पता ही होगा जो तैयारी पहले से कर रहे हैं। यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति क्या है, वो है कि यह गंगा और यमुना के दोआब में स्थित है। मतलब एक तरफ गंगा है, एक तरफ यमुना है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, गंगा और यमुना नदी द्वारा क्रमशः उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। मतलब अलीगढ़ के उत्तर पूर्व से गंगा बहती है और उत्तर पश्चिम से यमुना बहती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां से जो मुख्य मार्ग गुजरता है, जो जीटी रोड होता है, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, वो NH-91 गुजरता है। इसकी दूरी नई दिल्ली से, मतलब भारत की राजधानी से 134 किलोमीटर है। इससे बहुत मतलब नहीं है, ये NH आप याद रख सकते हैं। NH-91 गुजरता है यहां से। अगला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए ये अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस तरीके से है
कि जो अलीगढ़ जिला है वो जिला किन किन जिलों से स्पर्श करता है, उसको टच करता है, मतलब अलीगढ़ की सीमाएं किन किन जिलों से टच करती हैं। तो इसमें पहला जो जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप नोएडा भी कहते हैं। दूसरा बुलंदशहर, तीसरा संभल, चौथी जो सीमाएं टच करती हैं वो है बदायूं, पांचवी जो सीमा जिले की टच करती है वो कासगंज, छठा जिला हाथरस और सातवां जिला मथुरा। मतलब अलीगढ़ की पूरे सीमा को उत्तर प्रदेश के 7 जिले टच करते हैं। गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप नोएडा कहते हैं, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, कासगंज, हाथरस और मथुरा, ये 7 जिले हैं जो अलीगढ़ की सीमा को टच करते हैं। अब हम यहाँ की जलवायु की बात कर लें। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी आपको बताते चलें कि यहाँ की जलवायु गर्म अर्ध शुष्क है। इसका कोई बहुत एग्जाम को लेकर के कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, फिर भी आपको बताते चलते हैं। गर्मी यहाँ अप्रैल से मई महीने में पड़ती है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री से लेकर के 38 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर होता है। 28 से लेकर के 38, मतलब 10 डिग्री का फ्लैक्चुएशन होता है। अब हम मानसून की बात करते हैं। मानसून मतलब बरसात कब होती है, वर्षा कब होता है, यह जून के अंत से और अक्टूबर की शुरुआत तक यहाँ पे उच्च आर्द्रता वाली वर्षा होती है। और यहाँ का जो मैक्सिमम बारिश होता है, जो मैक्सिमम बरसात होती है, वो 800 मिलीमीटर होती है, 800 मिलीमीटर होती है। विंटर सीजन की बात हम कर लें, सर्दी की बात कर लें, तो सर्दी दिसंबर से फरवरी महीने तक पड़ती है, जहां पर 2 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है। अभी हमने चर्चा किया कि यहाँ की वार्षिक वर्षा जो है लगभग 800 मिलीमीटर होती है, अभी हमने पीछे चर्चा किया है। 2011-12 की सर्दियों में 1 डिग्री सेल्सियस का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया था। अलीगढ़ में जो सबसे कम तापमान टेम्परेचर दर्ज किया गया था वो 1 डिग्री का था, और वो 2011-12 की बात है। और वर्तमान समय में हमने आपको बताया है कि मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री रहता है, 2 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में होता है। अब हम अलीगढ़ के अर्थव्यवस्था पे चर्चा करते हैं। अलीगढ़ कृषि का जो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग होता है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होता है, इनका अलीगढ़ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, जिसे प्रोडक्ट प्रोसेसिंग कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र, जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है अलीगढ़ की अर्थव्यवस्था में। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर तो व्यापार केंद्र के रूप में माना ही जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कृषि होती है, तो कृषि तो एक महत्वपूर्ण अपना रोल वहां के जिले में या प्रदेश में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता ही है। इसके अलावा जो सेक्टर है वो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। शुरुआत में हमने अलीगढ़ जिले के ओडीओपी की बात की थी। यहाँ पे ओडीओपी में ताला निर्माण, यहाँ पे प्रमुखता है ताला निर्माण की। आप यहाँ फोटो में देखते होंगे विभिन्न तरीके के ताला चाबी है। अलीगढ़ का नाम जब लिया जाता है तो अलीगढ़ के नाम का मतलब है उसको तुरंत वहां के ताले से जोड़ दिया जाता है। अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं, जो कि दुनिया भर में यहां से एक्सपोर्ट होता है, निर्यात किया जाता है। अलीगढ़ का में ताले का जो प्रोडक्शन होता है एक बड़े लेवल पे होता है। इसका एक्सपोर्ट किया जाता है विदेशों में, दुनिया भर के ढेर सारे देशों में यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। ताला का जो शुरुआत हुआ था वो 1870 में एक कंपनी थी जिसका नाम था जॉनसन एंड कंपनी। इन्होंने ही ताला निर्माण की शुरुआत की थी। 1870 में जॉनसन एंड कंपनी ने अलीगढ़ में ताले की शुरुआत की थी, और आज यही ताले का प्रोडक्शन, यहाँ की क्वालिटी
पूरे देश में अलीगढ़ का नाम बिखेर रहा है, फैला रहा है, और यहां से अधिक मात्रा में विभिन्न देशों में तालों को एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरी चर्चा हम करते हैं पीतल हार्डवेयर और मूर्तिकला की। अलीगढ़ पीतल, कांस, लोहा और एल्यूमिनियम के उद्योगों में एक अपना मजबूत दावेदारी प्रदर्शित करता है, जो हजारों निर्माताओं, निर्यातकों और आपूर्तिकर्ताओं की मेजबानी करता है। मतलब यहां से भी एक्सपोर्ट किया जाता है, पीतल के सामान यहां से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। देश में तो अपना एक नाम है ही, विदेशों में भी अलीगढ़ के जो मूर्तिकला है, पीतल है, वो सारी चीजें अपना डंका बजा रहा है। देखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी डेटा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ये इस डेटा का प्रयोग हम लोग उत्तर प्रदेश की जो विभिन्न वेबसाइट्स हैं या भारत सरकार की जो विभिन्न वेबसाइट्स हैं जो उस जिले से संबंधित हैं, वहां से उस डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक्स जो बुक हैं उनका हम सहारा लेते हैं। इसलिए आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो डेटा या जो बातें की गई हैं वो कहीं गलत होंगी। जो डेटा आपको दिया जाएगा हमारी तरफ से 100% सही करके ही दिया जाता है, किसी भी तरीके का कोई, क्योंकि हमारा एक कमिटमेंट है कि हम जो हमारी जो क्वालिटी है, हमने जो आपसे कमिटमेंट किया है, वो चीजें हम आपको अच्छी तरीके से आप तक पहुंचाएं, जिससे आप परीक्षा में उन बातों को लिख सकें, उनसे संबंधित प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनको सही तरीके से आप कर सकें और परीक्षा में सफल हो सके। हमारा उद्देश्य यही है। पहली बार द वनली पीसीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित होगा आपके लिए जो इस तरीके का प्रोग्राम लेकर के आया है। अभी इस तरीके के प्रोग्राम किसी भी यूट्यूब चैनल पे मेरी जानकारी में नहीं था, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की चर्चा आपके बारे में किया गया हो, वहां का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर, वहां के प्रमुख व्यक्तित्व या उससे रिलेटेड प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की चर्चा की गई हो, जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो और आपको कहीं भागने भटकने की जरूरत ना पड़े। हमारे साथ हमारा यह सपना था कि हम लोग कुछ ऐसा यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लेकर आए जो आपके लिए एक वरदान साबित हो और एक ही जगह आपको वो सारे प्रोडक्ट, वो कंटेंट मिल जाए। और हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जी तोड़ मेहनत कर रही है, तब जाकर के वो कंटेंट बना पाती है, वो कंटेंट आपके लिए तैयार कर पा रही है। ये सारे कंटेंट आपको हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आप इसको अच्छे से पढ़िए, मेंस के प्रश्नों को अच्छे से लिखिए और एग्जाम में उसका प्रयोग करिए। और जो छोटी छोटी गलतियां आप लोग करके आते हैं वो गलतियां आपसे न हो, और जो छोटे छोटे गलतियों के कारण आपके सिलेक्शन रुक जाते हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, उनको आप उन कमियों को दूर करते चलिए और सफलता का झंडा गाड़िए। बस हमारा यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ द वनली पीसीएस की पूरी टीम काम कर रही है। भारतीय डाई कास्टिंग उद्योग सासनी गेट पर स्थित एल्यूमिनियम और जिंक डाई कास्टिंग भागों का उत्पादन करने वाली एक उल्लेखनीय कंपनी है। बस याद रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। भारतीय डाई कास्टिंग उद्योग, सासनी गेट, अलीगढ़। देखिए यहाँ पिक्चर में पीतल की मूर्तियां दिखाई गई, कितनी खूबसूरत मूर्तियां दिखाई गई हैं। अगर ये सामने से आप देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, आपका मन मोह जाएगा। और यही कारण है कि यहाँ की पीतल की मूर्तियां विदेशों में अपना झंडा बुलंद कर रही हैं। अब हम आते हैं कुछ विद्युत उत्पादन की बात करते हैं अलीगढ़ की। जो दो महत्वपूर्ण यहाँ पे विद्युत उत्पादन स्टेशन है उनकी अब चर्चा करते हैं। पहला है हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन। हरदुआगंज जो कि अलीगढ़ से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो पड़ता अलीगढ़ जिले में ही है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन
जो कि अलीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए इसमें याद बस एक ही पॉइंट आपको ये रखना है कि हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन अलीगढ़ में है, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन अलीगढ़ में है। क्योंकि जब प्रारंभिक परीक्षा में मैच करने वाले प्रश्न आते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, या अगर मुख्य परीक्षा में अगर उत्तर प्रदेश के इस तरीके के कि विद्युत उत्पादन से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप इनकी चर्चा वहां पे मुख्य परीक्षा में कर सकते हैं। हेंज विनिर्माण इकाई और वेब डिस्टिलरी। हेंज विनिर्माण इकाई जो है वो मंजूरगढ़ी में स्थित है, जो कि सॉस प्रोडक्शन में स्पेशलाइज है। दूसरा वेब डिस्टिलरी, यहां पे बियर बनता है, बियर के बारे में सबको पता ही होगा, और बियर में भी किंग फिशर कंपनी का बियर बनता है। आप ढेर सारे ऐड देखते होंगे। वो किंग फिशर का जो बियर बनता है वो अलीगढ़ में बनता है, जो कि अलीगढ़ के अतरौली में स्थित है। अब इसमें से आपको क्या याद रखना है प्रारंभिक परीक्षा के लिए कि हेंज विनिर्माण इकाई जो है वो सॉस के लिए है, सॉस का प्रोडक्शन होता है वहां पे, जो कि मंजूरगढ़ी में स्थित है, अलीगढ़ के मंजूरगढ़ी जगह पे स्थित है। दूसरा किंग फिशर बियर जो बनता है वो कंपनी जो वेब डिस्टिलरी है वो अलीगढ़ के अतरौली में स्थित है। बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान देने की जरूरत है। चीनी और सीमेंट उत्पादन, यहां पे भी सिर्फ आपको 2 ही बात याद रखनी है। पहले तो हम चीनी फैक्ट्री की बात करें, वो है साथा चीनी मिल, जो अलीगढ़ के कासिमपुर पावर हाउस मार्ग पर स्थित है। यहां पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि साथा चीनी मिल अलीगढ़। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री, अल्ट्राटेक सीमेंट के नाम से सारे लोग परिचित हैं, ये अलीगढ़ में स्थित है और सीमेंट प्रोडक्शन में इसका एक बहुत बड़ा नाम है। और अलीगढ़ की जब चर्चा होती है तो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात जरूर होती है। रक्षा गलियारा की चर्चा हम करते हैं। रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास के रूप में अलीगढ़ पलवल राजमार्ग पर लोढ़ा के पास यह विकसित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य क्षेत्र में रक्षा विनिर्माण को विकसित करना है। ध्यान रखिएगा, लोढ़ा के पास अलीगढ़ पलवल राजमार्ग पर रक्षा गलियारा विकसित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य क्षेत्र में रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना है। ये मेंस में आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अलीगढ़ जिले और शहर के प्रशासन में विभिन्न सरकारी निकायों और अधिकारियों द्वारा प्रबंधित नागरिक कानून और बुनियादी ढांचागत जिम्मेदारियां शामिल हैं। ये बात उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए लागू होती है, कोई स्पेशल अलीगढ़ के बारे में नहीं है, लेकिन अलीगढ़ हम पढ़ा रहे हैं इसलिए अलीगढ़ के बारे में यहाँ पे स्पेसिफिक रूप में लिख दिया गया है। यहाँ पे हम तहसील की चर्चा करेंगे कि अलीगढ़ में कितनी तहसील है। अलीगढ़ में 5 तहसील है। पहला है कोल तहसील, दूसरा है खैर तहसील, तीसरा है अतरौली तहसील, चौथा है गभाना तहसील और 5वां है इगलास तहसील। तहसील के बारे में चर्चा की गई यहां पे, कोल, खैर, अतरौली, गभाना और इगलास। इसी तरीके से अलीगढ़ में 12 ब्लॉक हैं। इस तरीके का कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकता है कि अगर कोई जिले में किसी तरीके का कोई पोस्ट आती है तो उस जिले के लिए अगर कोई या कोई अलीगढ़ का रहने वाला है और वो इंटरव्यू में जाता है, चाहे वो यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में जा रहा हो चाहे यूपीएससी के इंटरव्यू में जा रहा हो, उनसे इस तरीके की बातों पे चर्चा की जा सकती है। मतलब हमारा जो कंटेंट आ रहा है ये नमस्ते यूपी के नाम से, ये आपके प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों में काम आएगा।
चाहे वो आप प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हो, चाहे मेंस दे रहे हो, चाहे इंटरव्यू दे रहे हो, आप इसको किसी भी रूप में अलग रूप में मत देखिएगा, इसको कंबाइंड रूप में देखिएगा कि ये आपके प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों में काम आ सकता है। और इंग्लिश मीडियम के छात्र भी विशेष ध्यान देंगे, ऐसे कंटेंट इंग्लिश में भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस वीडियो को आप भी देख सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए है। अब हम बात करते हैं अलीगढ़ नगर निगम की। यह नगर पालिका सेवाओं, स्वच्छता, जलापूर्ति और शहरी विकास की देखरेख करता है। इसका प्रमुख मेयर होता है और जो ऑफिसर रूप में होता है वो नगर आयुक्त कहलाता है। ये जो नगर निगम वाली बात हमने की है, ये उत्तर प्रदेश में जहां जहां नगर निगम है सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, सेम यही प्रोसेस है। अब अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की बात करते हैं। यह शहर के बुनियादी ढांचे और योजना का विकास करता है और यहाँ का जो प्रमुख होता है वो डिविजनल कमिश्नर कहलाता है। उत्तर प्रदेश के जो भी विकास प्राधिकरण हैं सेम सिस्टम यही है। हम अलीगढ़ पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे अलीगढ़ नाम की चर्चा कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि यहाँ का जो पुलिस व्यवस्था है वो किस तरीके से चलता है। मुख्यालय संबंधित शहर और परिसर में कानून और क्रिमिनल अधिकारियों की निगरानी करता है, जिसमें पुलिस उप महानिरीक्षक, डीआईजी भी शामिल है। पुलिस उप महानिरीक्षक मतलब डीआईजी। अलीगढ़ जो है वो पुलिस रेंज है जहां पे डीआईजी बैठता है और इनका काम क्या है, शहर और परिसर में कानून और क्रिमिनल अधिकारियों की निगरानी करना। अलीगढ़ डिवीजन की अगर हम चर्चा करते हैं तो अलीगढ़ डिवीजन का मुख्यालय है। संभाग जो है वो अलीगढ़ है। मैंने सबसे पहले आपको ये बात बताई थी, जिसमें कुछ जिले आते हैं अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। इन 4 जिलों को मिलाकर के अलीगढ़ डिवीजन बनता है। ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ डिवीजन बनता है। इन जिलों की देखरेख के लिए एक कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। अलीगढ़ ने अच्छे ढंग से प्रबंधित शहर और जिला बनाया है, जहां प्रशासनिक निकायों और अधिकारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से वितरित हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की स्थिति यही है, इसी तरीके से लगभग यही स्थिति है। और हर जिले का प्रशासनिक अधिकारी चाहता है कि उसका जो शहर है, जो उसका जिला है, वो मैनेज्ड रहे, स्वच्छ दिखे, सुंदर दिखे, कानून व्यवस्था बना रहे। इन सारी बातों की जिम्मेदारी उन अधिकारी के ऊपर होता है और उनका नैतिक दायित्व भी होता है। वही नैतिक दायित्व, वही जिम्मेदारियां अलीगढ़ के लिए भी बनाई गई हैं। अब हम आते हैं डेमोग्राफी पे अलीगढ़ के। एक साइड दिया गया है 2011, एक साइड दिया गया है 2001। हम 2011 की बात करेंगे। 2011 में जो जनसंख्या थी वो थी 36,74,000। जनसंख्या जो एक्चुअल में थी वो थी 36,73,889। लेकिन कभी कभी एग्जाम में 36.74 लाख करके दे दिया हुआ है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। एक्चुअल जनसंख्या 36,73,889, लेकिन इसको हम कह सकते हैं 36.74 लाख। जो पुरुषों की जनसंख्या इसमें है वो 19,51,996। महिलाओं की जनसंख्या 17,21,893। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी बात बताएं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या भारत के लिए जो जनसंख्या वृद्धि, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्शाई जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे दशकीय जनसंख्या वृद्धि अलीगढ़ के भी बारे में दर्शाई गई है। 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो 22.15% थी, जबकि 2011 में बढ़कर यह 22.78% हो गई है। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 3,650 वर्ग किलोमीटर है और जो डेंसिटी है वो 1,007 है। इस पॉइंट में से सिर्फ 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहला ये
कि यहाँ की जनसंख्या 36,74,000 है। यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि है वो 22.78% है। यहाँ जो डेंसिटी है वो 1007 है। कई बार ऐसा आता, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार परीक्षाओं में किसी भी बेस पे, चाहे वो शिक्षा के बेस पे हो, चाहे सेक्स रेशियो के बेस पे हो, चाहे संभाग के बेस पे हो, कभी कभी ये प्रश्न 4-5 जिलों के नाम दे देता है और बोलता है कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। तो जब आपको 4-5 जिलों की जनसंख्या या वहाँ का एजुकेशन या वहाँ का SC ST की जनसंख्या, ये सारी बातें पता होंगी, तभी आप आरोही या अवरोही क्रम के रूप में आप व्यवस्थित कर सकते हैं वहाँ। इसलिए इन 2-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रखना जरूरी है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो अनुपात है वो भारत की, जो यह लिखा है ना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का अनुपात, मतलब ये भारत की जनसंख्या के संदर्भ में बताया गया है, 1.84% है, जो कि 2001 में 1.80% था। यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो 882 है। और खुशी की बात यह है कि 2001 में यहाँ का जो सेक्स रेशियो था वो 862 था। 10 सालों में 20 की संख्या की वृद्धि दर्ज की गई है, 862 से बढ़कर के 882 हो गई है। इसको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ का लिटरेसी जो रेट है वो ध्यान दीजिए 67.52% है। और इसमें भी एक खुशी की बात है, अलीगढ़ के लोग बधाई के पात्र हैं जो शिक्षा व्यवस्था को समझ रहे हैं और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, यहाँ इस डेटा से ये बात क्लियर हो जाती है कि 2001 में जो यहाँ का जो लिटरेसी रेट था वो 58.48% था, जो कि बढ़ करके 67.52 हो गया। इसका मतलब है कि लोग, अलीगढ़ के लोग जागरूक हुए हैं, शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं और शिक्षा को वरीयता दे रहे हैं। और शिक्षा के कारण ही यहाँ पे एक बात और साबित हो जाती है कि जब लोग जागरूक हुए हैं, यहाँ का लिटरेसी रेट बढ़ा है, तो यहाँ पे सेक्स रेशियो भी बढ़ गया है। मतलब महिलाओं पर पुरुषों पे महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। मतलब 1000 पुरुषों पे जो पहले महिलाओं की संख्या 862 थी वो 882 हो गई है। इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, इस अंतर को पाट देता है। उसकी प्राथमिकता ये रही नहीं जाती, उसकी प्राथमिकता सिर्फ ये होती है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो हमारा बच्चा है, उसको हमको पढ़ाना है, उसको हमको लिखाना है, उसको बड़े उच्च स्थान पे बैठाना है। ये आपके जो शिक्षा का स्तर जब बढ़ता है तो ये चीजें सेक्स रेशियो के रूप में बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। मतलब लड़कियों को लोग भी प्राथमिकता लड़कों की तुलना में देना शुरू कर दिए हैं। अलीगढ़ के लिए बधाई, अलीगढ़ के लोग बधाई के पात्र हैं इस बात के लिए, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.97% और महिला साक्षरता 55.68%। यहां पे भी आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि 2001 में पुरुष साक्षरता 71.71% था, जबकि 2011 में पुरुष साक्षरता 77.97% हुआ। मतलब लगभग ये 7% के आसपास बढ़ोतरी हुई है पुरुष जनसंख्या में, पुरुष लिटरेसी रेट में। जबकि महिला साक्षरता जो कि 2001 में 43.03% था, वो 2011 में बढ़ करके 55.68% हुआ। मतलब महिला साक्षरता की जो परसेंटेज में वृद्धि हुई है वो लगभग 12.65% के आसपास हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है अलीगढ़ के लिए। अब हम धार्मिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है अलीगढ़ के बारे में, इसलिए बहुत हल्के वे में मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जो हिंदू धर्म है, टोटल जो जनसंख्या है वहां का लगभग 79.05% हिंदू है और टोटल जनसंख्या का 19.85% इस्लाम धर्म को अपनाने वाले लोग वहां रहते हैं। बाकी अन्य धर्म वाले 1.10% हैं। यहाँ पे जो SC जनसंख्या है
वो 7,55,254 है, जबकि एसटी की संख्या 629 है। इस पेज का कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम को लेकर के, सिर्फ ऐसे कंटेंट हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि अगर इस जिले से संबंधित कोई व्यक्ति स्पेसिफिक किसी एग्जाम को दे रहा है या इस जिले का रहने वाला है, अगर वो इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उसको ये बातें पता होनी चाहिए, इसलिए इस पेज को भी ऐड कर दिया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हम करते हैं। हमने आपको पहले भी बता चुका है कि 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसको स्थापित किया गया था। और जो एएमयू है वो अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए भारत ही नहीं, वर्ल्ड लेवल के जो एजुकेशन एएमयू जो है वो अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर भारत ही नहीं विदेशी छात्रों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत है, इसलिए केवल इंडिया में ही नहीं भारत में भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की डिमांड बनी हुई है। इसी से मिलता जुलता अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसे ACET कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई है, जो कि इंजीनियर बनाने वाली संस्था है। मतलब इंजीनियरिंग जो लोग करना चाहते हैं वो इस कॉलेज में दाखिला लेते हैं और वहां से इंजीनियरिंग करके निकलते हैं। ये टेक्निकल एजुकेशन का एक प्रमुख संस्थान बन गया है। टेक्निकल एजुकेशन के लिए ACET की स्थापना की गई है, जहां से इंजीनियरिंग पेशेवर निकलते हैं और इनकी डिमांड भी काफी है। ACET छात्रों को वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए नवाचार, अनुसंधान और उद्योग सहयोग पर केंद्रित है। पहले भी बता चुके हैं आपको कि जो ACET की स्थापना की गई थी वो एक टेक्नोलॉजी जो पेशेवर हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको एक अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो संस्थान है भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपना एक वर्चस्व स्थापित किए हुए है। अब हम बात करते हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी की। शिक्षा के प्रति अपने अनुभव दृष्टिकोण के लिए यह जाना जाता है। देखिए, आपको इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि अगर मंगलायतन यूनिवर्सिटी की चर्चा होती है तो वो अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में कला और शिल्प पे भी चर्चा कर लेते हैं। जब इतनी चर्चाएं हुई हैं तो अब कला और शिल्प पे चर्चा करते हैं। फूल पत्ती का काम एक पारंपरिक पिपली और कढ़ाई कला है जो मूल रूप से अलीगढ़ का है। इसमें आपको यह ध्यान देना है कि जब पिपली और कढ़ाई कला की बात हो तो अलीगढ़ की चर्चा आती है फूल पत्ती के काम के रूप में। इस कला की विशेषता क्या है? यह रंगीन कपड़े के पैच और अलंकरणों का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, यह एक पारंपरिक पिपली और कढ़ाई कला है जो फूल पत्ती का जिसपे काम किया जाता है। यह रंगीन कपड़े के पैच और अलंकरणों का उपयोग करके बनाया जाने वाला एक जटिल पुष्प डिजाइन है। ये डिजाइन है, ये पैच है, ये रंगीन है ब्लू कलर का, कुछ ब्लैक भी लगे हुए हैं और ये फूल का डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, ये एक फूल पत्ती का काम है जो कि एक पारंपरिक पिपली और कढ़ाई कला है जो अलीगढ़ से संबंधित है। इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है? फूल पत्ती का काम अलीगढ़ में सांस्कृतिक महत्व रखता है जो क्षेत्र की कलात्मक विरासत और शिल्प कौशल को दर्शाता है। किसी भी क्षेत्र का अगर कोई कला और शिल्प है, वो उस क्षेत्र के कलात्मक विरासत और शिल्प कौशल को जिस तरीके से प्रमुखता देता है, उसी तरीके से ये फूल पत्ती का काम अलीगढ़ के कला और शिल्प के लिए प्रमुखता को प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग विभिन्न सजावटी वस्तुओं, परिधानों मतलब कपड़ा, सहायक उपकरणों में किया जाता है जो स्थानीय कारीगरों के कौशल और रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है। ये एक सिंपल सी बात है कि अगर किसी क्षेत्र में कला और शिल्प की चर्चा की जा रही है तो वहां के जो लोकल कारीगर होते हैं उन्हीं का रोल होता है, उन्हीं के कारण उस क्षेत्र की कला और शिल्प जो है वो डेवलप होता है। पीतल और धातु की चर्चा करें, जो हमने शुरू में भी किया था कि अलीगढ़ सदियों पुराने अपने पीतल, हार्डवेयर और मूर्तिकला उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अलीगढ़ में कुशल कारीगर
बर्तन, मूर्तियां और सजावटी वस्तुओं सहित जटिल पीतल के बर्तन बनाने में माहिर है। ये भी हम लोगों ने शुरू में देखा था। इसका जो वैश्विक प्रभाव है वो पीतल और धातु शिल्प उत्पाद दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं, जो शहर की आर्थिक वृद्धि और सांस्कृतिक पहचान में योगदान देता है। इसकी भी चर्चा हम लोगों ने शुरू में कर दी थी। ये पॉइंट इसलिए यहाँ दिया गया है कि मुख्य परीक्षा से संबंधित हो सकता है और जरूरत पड़ने पर आप ऐसे कंटेंट को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम अलीगढ़ किला की चर्चा करते हैं। अलीगढ़ किला प्राचीन काल का एक किला है जो कि इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास का प्रमाण माना जाता है। यह किला सदियों से कई घटनाओं और परिवर्तनों का गवाह रहा है, जिसमें विभिन्न अवधियों के दौरान महत्वपूर्ण नवीकरण और परिवर्तन, रिन्यूअल और चेंजेज किए गए हैं। देखिए, एक सामान्य सी बात बता दूं कि कहीं का कोई किला हो जो जैसे आप लोग को लगता है कि याद कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक बहुत सामान्य बात है। कुछ ऐसे सामान्य बातें होती हैं जो सब जगह लागू होता है। इसी तरीके से कोई भी किला हो वो उस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास का प्रमाण होता ही होता है, क्योंकि वो उस किले में कई राजा महाराजा रहे हों जो कि कई घटनाओं और परिवर्तनों को देखे रहते हैं। इसीलिए किले को माना जाता है कि उस क्षेत्र का वो समृद्धि का प्रमाण है, क्योंकि वह कई घटनाओं और परिवर्तनों का गवाह है। उसने परिवर्तनों को देखा है, घटनाओं को देखा है। सेम वही जो जनरल बातें हैं वो अलीगढ़ किले पे भी लागू होती है, इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ रिलेट कर सकते हैं। अगली बात हम करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थापित सर सैयद मस्जिद की। इसका निर्माण विश्वविद्यालय की स्थापना के दौरान किया गया था। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। मतलब जब 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसी समय सर सैयद मस्जिद की भी स्थापना की गई थी। यह मस्जिद इबादत स्थल और सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। ठीक है, अब हम अभ्यारण्य की बात करते हैं जो कि अलीगढ़ में स्थित है। अलीगढ़ में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रजातियों की पक्षियों के लिए अभ्यारण्य उनके आवास के रूप में कार्य करता है। दूसरा चीज, इसको संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोई भी अभ्यारण्य हो, कोई भी पक्षी विहार हो, उसको संरक्षित सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण में योगदान मिला है। यहां पे सिर्फ आपको एक बात याद रखने की जरूरत है, जब भी शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य की चर्चा होगी तो वो कहां पे स्थित है? अलीगढ़ में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक लाइब्रेरी की भी स्थापना की गई सन 1875 में ही, जिसका नाम है मौलाना आजाद लाइब्रेरी। तीर्थधाम मंगलायतन संग्रहालय जो कि जैन धर्म से संबंधित है। जब तीर्थधाम मंगलायतन संग्रहालय की बात अगर आएगी तो यह अलीगढ़ में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। यह संग्रहालय जैन धर्म के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को प्रदर्शित करता है। जो भी जैन धर्म के लोग हैं वह शिक्षाओं और कलाकृतियों में अगर रुचि रखते हैं तो वो लोग इस संग्रहालय में दर्शन करने के लिए आते हैं। चर्च ऑफ एसेंशन, चर्च ऑफ एसेंशन कहां है? अलीगढ़। मैच वाले प्रश्न ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश कालीन स्थापत्य शैली का यह प्रतीक माना जाता है जो क्षेत्र के औपनिवेशिक इतिहास और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का गवाह रहा है। ठीक है, अगली चर्चा हम करेंगे 1524 में बना हुआ डोर किला की। यह किला अलीगढ़ के सैन्य इतिहास और वास्तुकला की झलक प्रदान करते हुए रक्षा के एक गढ़ के रूप में
खड़ा हुआ माना जाता है, कि मतलब यह किला जो है अलीगढ़ की रक्षा करता है और इसमें यह सैन्य इतिहास का द्योतक है। यहाँ पे वास्तुकला की एक झलक मानी जाती है, यह वास्तुकला का झलक प्रदान करता है। अलीगढ़ में एक मस्जिद भी स्थित है जिसका नाम है जामा मस्जिद। यह इस्लामी संस्कृति का केंद्र माना जाता है, जो सदियों से धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतीक बना हुआ है। अब हम बात करते हैं खैरेश्वर मंदिर की। खैरेश्वर मंदिर अलीगढ़ में स्थित है, जो स्वामी श्री हरिदास जी का जन्म स्थान है। याद रखिएगा, स्वामी श्री हरिदास जी का जन्म स्थान। यहाँ पे जो तीर्थयात्री आते हैं वह आध्यात्मिक आशीर्वाद के लिए आते हैं, ये मान्यता है। इसमें दो बातें आपको याद रखनी है। पहला यह कि जामा मस्जिद अलीगढ़ में जो है वो इस्लामी संस्कृति का केंद्र माना जाता है। जो खैरेश्वर मंदिर है, जो कि स्वामी श्री हरिदास जी का जन्म स्थान है, यहाँ पे तीर्थयात्री जो आते हैं वो आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। अब हम बात करते हैं शाह जमाल क्षेत्र की, जहां पे सैयद शाह जमाल साहब का मकबरा स्थित है, जो कि सूफी रहस्यवाद का केंद्र माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ के शाह जमाल क्षेत्र में सैयद शाह जमाल साहब का मकबरा है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि यह मकबरा सूफी रहस्यवाद का केंद्र माना जाता है। इसके अलावा अलीगढ़ में वर्ष में एक बार नुमाइश लगती है, या जिसे प्रदर्शनी कहते हैं, प्रदर्शनी लगती है। और यह प्रदर्शनी सदियों से चली आ रही है, जो इस क्षेत्र की कला और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। अभी तक हम लोगों ने जिला अलीगढ़ में वहाँ के इतिहास, वहाँ के भूगोल, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ की कला संस्कृति, वहाँ के किले, वहाँ के अभयारण्य, इन सारी बातों पे चर्चा की। इसके बाद अलीगढ़ के ऐसे प्रमुख व्यक्तियों की चर्चा हम करेंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल ही नहीं किया, बल्कि अपने उस मुकाम के साथ साथ अलीगढ़ का भी नाम देशों और विदेशों तक काफी फैलाया है। इस प्रमुख व्यक्तियों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सर सैयद अहमद खान साहब की, जिसकी चर्चा लगभग इस वीडियो में पूरी कई बार की गई है। सर सैयद अहमद खान साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे भारतीय पुनर्जागरण का प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है। इन्होंने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया। आधुनिक शिक्षा स्थापित करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, वहां पे लाइब्रेरी की स्थापना की, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा प्रणाली है, वो इतनी मजबूत है कि वह भारत के ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के छात्रों को भी अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए अट्रैक्ट करता है। मतलब भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी छात्र आकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई करते हैं। दूसरे प्रमुख व्यक्तित्व हैं ख्वाजा अब्दुल हमीद साहब। आप सभी लोग, लगभग सभी लोगों के परिवार में दवा का उपयोग किया जाता है। ईश्वर न करे कभी किसी को दवा की जरूरत पड़े, लेकिन जीवन की एक सच्चाई है कि कभी ना कभी लोगों को दवा की जरूरत किसी न किसी रूप में पड़ती ही पड़ती है। तो सिप्ला एक ऐसी कंपनी है जो दवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, और उस सिप्ला कंपनी के संस्थापक हैं ख्वाजा अब्दुल हमीद साहब, जिन्होंने भारत ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे अलीगढ़ का नाम रोशन किया है। तीसरी चर्चा करते हैं हम विजय शेखर शर्मा की। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, घर बैठे 12 बजे रात को भी अगर मन किया तो तुरंत क्लिक किया, सामान आप 10 मिनट में सामान आपके घर पहुंच गया।
उसमें आप लोग जो यूपीआई का यूज करते हैं पैसा भेजने में, पैसा मंगाने में, पेमेंट करने में, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है पेटीएम। इस पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा साहब, जिन्होंने डिजिटल भुगतान और फिनटेक क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई और अपनी विशेष पहचान के साथ साथ जिला अलीगढ़ का नाम भी रोशन किया। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध उर्दू उपन्यासकार, लेखक और पत्रकार कुरत्तुलैनन हैदर साहिबा की। इन्होंने 20वीं सदी में अपने उर्दू साहित्य को एक आकार दिया और उस आकार देने के कारण उन्होंने ढेर सारी अपनी किताबें लिखी, अपने पत्रकारिता के माध्यम से उर्दू साहित्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में भूमिका निभाई। और हैदर साहिबा का संबंध अलीगढ़ से है। इसी तरीके से जियाउद्दीन अहमद साहब हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। शिक्षा क्षेत्र में इनका एक बड़ा नाम है। ये एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं और एक सबसे बड़ी बात है कि सबसे प्रमुख जो बात है वह एक गणितज्ञ भी हैं, जिनका संबंध जिला अलीगढ़ से है। अब हम ऐसे नाम की चर्चा करते हैं जिनके नाम से लगभग सभी विद्यार्थी परिचित होंगे, जिनका नाम है इरफान हबीब साहब। इरफान हबीब साहब अपने इतिहासकार के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्हें भारतीय इतिहासकार के रूप में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास पर बड़े लेवल पे रिसर्च का काम किया है, लेखन का काम किया है, किताबें लिखी हैं। इन्होंने अलीगढ़ का नाम भी एक बड़े लेवल पे पहुंचाया है। मतलब इरफान हबीब साहब का संबंध अलीगढ़ से है और भारतीय इतिहासकार, एक प्रमुख इतिहासकार होने के कारण, और इन्होंने ढेर सारे रिसर्च किए हैं, ढेर सारी किताबें लिखी हैं। इनकी पहचान जिला अलीगढ़ से संबंध रखती है। अगला नाम है जावेद आबिदी साहब का, जो कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए वकालत करते हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और इसी पहचान के कारण जावेद आबिदी साहब को भारत में इनके नाम और इनके काम के कारण जाना जाता है, जिनका संबंध जिला अलीगढ़ से है। अभी तक हम लोगों ने जिला अलीगढ़ के इस वीडियो में, नमस्ते यूपी सीरीज के सीरीज 2 में, जिला अलीगढ़ के इस वीडियो में अलीगढ़ के इतिहास भूगोल के साथ साथ लगभग अलीगढ़ के सभी पहलुओं पे चर्चा की, जो आपके प्रारंभिक ही नहीं, मुख्य परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और हमें उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, उसको समझते हैं और इसमें दिए हुए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपके जो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उसके सही होने की जो प्रतिशतता है, जो परसेंटेज है, वो लगभग 100% के आसपास होगी। जिन छात्रों के यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न गलत हो जाया करते थे, चाहे उन्हें कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता था जिनसे वो उत्तर प्रदेश के ओवरऑल पूरे एक व्यू को देख सके, जहां एक ही जगह उन सारी चीजों को पढ़ सके, समझ सके और उससे आने वाली परीक्षाओं में प्रश्नों को सॉल्व कर सके, उसको लेकर के हम आपके सामने आए हैं। जहां तक मुझे और मेरी द ओनली पीसेस टीम की जानकारी है,
अभी तक किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या किसी भी कोचिंग संस्थान द्वारा इस तरीके की पहल नहीं की गई थी जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की चर्चा, उसके इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, वहाँ का एग्रीकल्चर, वहाँ के वाणिज्य, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के कला स्थापत्य से संबंधित कंटेंट कलेक्ट करके, और सबसे बड़ी बात है कंटेंट नहीं, ऑथेंटिक कंटेंट कलेक्ट करके आप तक परोसा गया हो। हमारी टीम का एक ये नया पहल है। और हमारा जो वीडियो सीरीज 1 जिला आगरा पे आया था, आप लोगों ने काफी पसंद किया, उससे हमारा और हमारी टीम का काफी मनोबल बढ़ा। और हम लोग ये प्रयास करते हैं, प्रयास इन्हें कमिटमेंट भी हमारा आपको लेकर के है कि हम जिस डाटा को या जिस डेटा को हम यूज कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से हम लोग ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं, उन बुक्स का ही हम लोग सहारा लेकर के आप तक वो सही सही डेटा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए डेटा पे कोई संदेह करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। आप लोग वीडियो अच्छे से देखिए, खूब पढ़िए, और जो क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों से गलत हो जाया करते थे अब वो गलत नहीं होंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी हमने अपने कंधों पे ले रखी है। और हम जो आपके साथ कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट को पूरी तरीके से पूरा करेंगे। अब आपको कमिटमेंट करना है हमारे साथ कि आप इन सारे वीडियो को अच्छे से देखिए और उत्तर प्रदेश के हर पहलू पे जो चर्चा की गई है उसको समझिए, उसको लिखिए, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करिए, जो आपकी सफलता में एक उल्लेखनीय योगदान दे सकता है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको सफल होना है तो सफल होने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है वह स्व मूल्यांकन करिए कि आपके अंदर क्या कमी है और उस कमी के अनुसार उसको दूर करिए। अगर आपने स्व मूल्यांकन किया, उसके अनुसार अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया विदाउट एनी एक्सक्यूज और उन कमियों को सॉल्व किया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपने जो सपना देखा है वो सफल होगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। अब आइए हम जिला अलीगढ़ से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम सिर्फ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित 4 ऑप्शंस बताएंगे, लेकिन उनके उत्तर नहीं बताएंगे। उनके उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे हमें भी पता चल सके कि आप लोग कितने गंभीर हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने को लेकर के। देखिए, सफल वही हो पाया है जो बिना प्रॉब्लम और बिना एक्सक्यूज के मेहनत करता है, जिसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। लक्ष्य के अलावा आप इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए, और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में जहां जहां जिस चीज की जरूरत होगी, मैं और मेरे द ओनली पीसेस की पूरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी है। पहला प्रश्न, कौन सी ऐतिहासिक घटना 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अलीगढ़ कब्जा करने की है? अलीगढ़ की लड़ाई, अलीगढ़ की घेराबंदी, अलीगढ़ की विजय, अलीगढ़ पर आक्रमण। दूसरा प्रश्न, 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अली खान, सर सैयद हुसैन खान, सर सैयद अब्बास खान। अलीगढ़ में कौन सा शैक्षणिक संस्थान आधुनिक शिक्षा और इस्लाम नैतिक मूल्यों दोनों पर जोर देता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जामिया अल बरकात अलीगढ़, मंगलायतन विश्वविद्यालय।
निम्नलिखित में से कौन सा अलीगढ़ में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है जो क्षेत्र के औपनिवेशिक अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है? अलीगढ़ का किला, शेखा झील पक्षी अभयारण्य, जामा मस्जिद, चर्च ऑफ एसेंशन। भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक सिप्ला के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है जिनका संबंध अलीगढ़ से है? सर सैयद अहमद खान, ख्वाजा अब्दुल हमीद, विजय शेखर शर्मा, कुरत्तुलैन हैदर। समुद्र तल से अलीगढ़ की ऊंचाई लगभग कितनी है? 178 मीटर, 287 मीटर, 342 मीटर, 451 मीटर। किस उद्योग में अलीगढ़ विश्व स्तर प्रसिद्ध है जिसका इतिहास 1870 में जॉनसन एंड कंपनी से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन ताला विनिर्माण, पीतल हार्डवेयर, भोजन और पेय पदार्थ, कपड़ा। अलीगढ़ के उल्लेखनीय सामाजिक कार्यकर्ता और विकलांग लोगों के अधिकारों के वकील कौन थे? सर सैयद अहमद खान, जावेद आबिदी, इरफान हबीब, ख्वाजा अब्दुल हमीद। अलीगढ़ में कौन सा वार्षिक कार्यक्रम क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए एक सदी से भी अधिक समय से मनाया जाता रहा है? शेखा झील पक्षी अभयारण्य, तीर्थधाम मंगलायतन संग्रहालय, नुमाइश, सर सैयद मस्जिद। ये अलीगढ़ से संबंधित 9 प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं। मैंने प्रश्नों और उनके ऑप्शन, चारों ऑप्शन की चर्चा कर दी है। अब आपका काम है कमेंट बॉक्स में उन सभी 9 प्रश्नों के जवाब देना। अब आते हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्नों को कई रूप में बांटा गया है, जैसे अलीगढ़ के ऐतिहासिक विकास के रूप में, मध्यकालीन भारत के रूप में, शिक्षा के रूप में। इसके अलावा अन्य भी कई पॉइंट्स हैं जिसमें मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को बांटा गया है। प्राचीन काल से लेकर आज तक अलीगढ़ जिले के ऐतिहासिक विकास का पता लगाएं। जिले के इतिहास को आकार देने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं और परिवर्तनों पर प्रकाश डालें। दूसरा प्रश्न, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के तहत मध्यकालीन भारत के दौरान अलीगढ़ के रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें। क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में इसके योगदान की व्याख्या करें। तीसरा प्रश्न, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करते हुए अलीगढ़ के सामाजिक सांस्कृतिक विकास में सर सैयद अहमद खान की भूमिका का मूल्यांकन करें। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विकास पर चर्चा करें। अब हम ताला उद्योग के बारे में भी एक प्रश्न बनाए हैं, उसको भी आप देखें। अलीगढ़ में ताला उद्योग के ऐतिहासिक विकास और वैश्विक महत्व का विश्लेषण करें। इसकी उत्पत्ति, विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान का पता लगाएं। अगला प्रश्न है, वास्तुकला स्थलों, त्योहारों और पारंपरिक कला रूपों सहित अलीगढ़ की सांस्कृतिक विरासत की जांच करें। फूल पत्ती का काम और पीतल और धातु शिल्प जैसे कला रूपों के महत्व पर प्रकाश डालें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका का आकलन करें। जिले में शैक्षणिक उत्कृष्टता और सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान पर चर्चा करें। ये जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि मुख्य परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए ही, लेकिन ऐसे प्रश्न देने का हमारा उद्देश्य है कि आपको लिखना आना चाहिए। जब आप लिखेंगे तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट आपके हैं वो क्लियर होते चलेंगे।
अगर आप इसको लिखने का प्रयास करते हैं तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस होगी, आपकी लेखन शैली धारदार होगी। आपको इसका फायदा मुख्य परीक्षा जब आप देंगे तो उस समय आपको दिखाई देगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और नमस्ते यूपी सीरीज भी आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो और हमारी सीरीज पसंद आ रही हो तो हमारे द ओनली पीसेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अच्छे कंटेंट आपको प्राप्त होते रहें। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और नमस्ते यूपी के सीरीज 3 में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।